चलो लास्ट 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास के अंदर हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, अब जीडीपी। ठीक है, जीडीपी क्या होता है इसको ढंग से समझ लेना। जीडीपी से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो जीडीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब होल कंप्लीट, ठीक है, डोमेस्टिक का घरेलू, प्रोडक्ट कोई भी आपका कारक हो सकता है, उत्पाद। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी होता क्या है, देखो किसी भी देश की सीमा के अंदर जितने भी प्रोडक्ट का उत्पाद किया जाता है उन सारे प्रोडक्ट को टोटल जो इनकम है उस इनकम को मिलाकर उसको क्या कहा जाता है, जीडीपी। क्या कहा जाता है उसे, जीडीपी। देखो यहां पर लिखा भी गया है, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु को हम क्या कहेंगे, गुड्स, और सेवा को क्या कहेंगे, सर्विस। सेवा को क्या कहेंगे हम, सर्विस के मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी। अगर इस गुड्स और सर्विस के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए उस टैक्स को क्या कहते हैं, जीएसटी। क्या कहते हैं, जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी पे करते हो कि नहीं करते हैं? इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इंसान का जो जन्म होता है उसके अंदर 2 ही चीज निश्चित है, एक मृत्यु और दूसरा टैक्स। ठीक है, मृत्यु आनी है और टैक्स पे करना ही करना है ना, दोनों चीजें हैं लाइफ के अंदर, तो टैक्स आप पे करना ही करना है। छोटे से सामान से लेकर बड़ा से बड़ा सामान खरीदते हो उसके ऊपर भी आपका टैक्स लगता है। ठीक है, आप जहां यहां पर बैठे हो आपने फीस पे करी है, उस फीस पे 18% जीएसटी लगता है आपके। ठीक है, 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। अब लगा लो 18% जीएसटी, कुछ नहीं बचता। ठीक है, जो कहते हैं प्रॉफिट के लिए कब खोल रखे हैं, ठीक है, तो कुछ नहीं बचना। ठीक है, तो सीमा के बाहर उत्पादित वस्तुओं को जीडीपी के अंदर शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो जीडीपी केवल 2 ही चीज होती हैं, या तो गुड्स और या सर्विस। और गुड्स और सर्विस का जो उत्पादन किया जाता है और उसी उत्पादन को हम मूल्य को किसके अंदर रखते हैं, जीडीपी के अंदर। और ये अभी भारत की जो जीडीपी है 2022 के अंदर ये ट्रिलियन के अंदर जा चुकी है, 3.76 ट्रिलियन। ठीक है, जो ट्रिलियन के अंदर मेजर की जा रही है जीडीपी। सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो किस देश की है, सबसे ज्यादा किसकी है, अमेरिका की। ना 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 ना, कितनी, किस पे, 2022 की बात कर रही है। 2022 का डाटा है, चाइना की 18.1 ट्रिलियन 2022 के। किसके बाद, कोरोना के बाद। अभी तो यूनाइटेड स्टेट को नहीं, दोबारा चेक कर लूंगा एक बार डाटा। ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग ये डाटा दे रखा है, चाइना की 18.1 ट्रिलियन, अमेरिका की है आपकी 25.5 ट्रिलियन। और भारत आपका कितने स्थान पर है, अभी 6ठे स्थान पर है। ठीक है, भारत 6ठे स्थान पर है, क्योंकि जापान, फ्रांस ये छोटे छोटे देश हैं, इनकी जो जीडीपी है वो भारत के बराबर है। ठीक है, भारत की लगभग 3.25 ट्रिलियन है, तो उनकी 4 के आसपास ट्रिलियन है, 4 से प्लस जा रही है उनकी। ठीक है, तो थोड़ी मोटी जीडीपी इनकी आपस में इधर उधर घूमती रहती है। और इंडिया के अंदर जो जीडीपी है, अलग अलग राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा जीडीपी किसकी है, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा किसकी है, महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज्यादा है। अब जीडीपी जो है उसको किस तरीके से निकाला जाता है, अब उस जीडीपी को हम सीख लेते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। एक बार ये देख लेते हैं, जीडीपी पूरे 1 साल की काउंट की जाती है। अभी 2023 आपका चल रहा है, दिसंबर तक 31 तक सारे प्रोडक्ट के मूल्यों को निकाल कर बताया जाएगा कि जीडीपी कितनी है अगले 2024 के। ठीक है, कुछ समय बाद। तो अगर मान लो जैसे हमने कोई भी कंपनी है भारत की, टाटा, जिसने उत्पाद किया कुछ प्रोडक्ट्स का, ठीक है, इतने अमाउंट उसने किए, ठीक है, उसका मूल्य है इतना। कोई व्यक्ति है भारत का जो विदेश के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, उसने कितने पैसे कमाए, 150। कोई कंपनी है एलजी, जैसे एलजी कहाँ की है, बाहर की विदेश की कंपनी है, तो उसने भारत के अंदर कितना उत्पाद किया, 300 का। ठीक है, अब आपको जीडीपी निकालनी है, तो जीडीपी क्या होता है, एक देश की सीमा के अंदर जितना उत्पाद होता है। यह क्या ये 800 देश की सीमा के अंदर था, क्या ये 300 देश की सीमा के अंदर है, क्या ये 150 देश की सीमा के अंदर है, नहीं, ये क्या है, बाहर है सीमा से। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, 800 और 300 को जोड़ दो, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, जीडीपी। क्या निकल के आ जाएगी, जीडीपी। आया समझ में किस तरीके से हमें जीडीपी निकालनी है। ठीक है, एक और मैं आपको दे रहा हूं, आप तुरंत बता देना जीडीपी। जैसे हम भारत के अंदर कोई कंपनी लेते हैं, रिलायंस
ठीक है, जैसे रिलायंस ने कमाए हैं 500, ठीक है, उसके बाद में एक और कंपनी ले लेते हैं सैमसंग, सैमसंग ने कमाए हैं मान लेते हैं 250, उसके बाद में एक व्यक्ति है विनोद, ठीक है, उस विनोद ने विदेश के अंदर कमाए हैं जाकर 400 रुपए, ठीक है, तो जीडीपी कितनी होगी 750। क्या विनोद के पैसे काउंट करेंगे? विनोद आजकल बड़ा फेमस है सोशल मीडिया पे, है ना, ठीक है, तो विनोद को काउंट है नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल रिलायंस और सैमसंग का, क्योंकि ये दोनों चीजें कहाँ पर है, देश की सीमा के अंदर है, दोनों कहाँ है, देश की सीमा के अंदर इनका प्रोडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, समझ लो भाई ध्यान से, ठीक है, बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट टॉपिक है ये, इतना आसान से समझ में नहीं आता, ठीक है, पेपर के अंदर आएगा तो कर ही नहीं पाओगे फिर, ठीक है। आपके पेपर के अंदर नॉर्मली जीडीपी से फुल फॉर्म पहले पूछी जाती थी, आज के समय नहीं पूछी जाएगी, आज के समय क्वेश्चंस दे देगा, और एचएससी के अंदर ऐसा ही पूछा गया कि जीडीपी बताओ कितनी थी, ठीक है, तो जीडीपी आपको इसी तरीके से निकालनी है। कोई भी भारतीय कंपनी है जो भारत के अंदर उत्पाद कर रही है, कोई विदेशी कंपनी है जो कि भारत के अंदर काम कर रही है, ठीक है, जो उत्पाद या जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं उस प्रोडक्ट का मूल्य कितना है, उन दोनों मूल्य को जोड़ने के बाद में टोटल क्या निकल के आता है हमारे पास है जीडीपी। अगर कोई भी भारतीय विदेश के अंदर गया हो, क्या उस व्यक्ति की इनकम हम जीडीपी के अंदर काउंट करते हैं? नहीं करते, ठीक है, उसको नहीं करते। एक होता है यहाँ पर जीएनपी, जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसके अंदर क्या होता है, उधर था जीडीपी, डी की जगह क्या आ गया यहाँ पर एन, ठीक है, नेशनल आ गया। नेशनल का मतलब है यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है, केवल भारतीय की आय को शामिल किया जाता है इसके अंदर। यानी कि अगर कोई भारतीय विदेश के अंदर जाकर पैसा कमा रहा है तो उस पैसे को भी भारतीय इनकम के साथ जोड़ा जाएगा, उसी को हम कहते हैं जीएनपी। ये बिल्कुल नेट निकल के आता है, एग्जैक्ट निकल के आता है जीएनपी, यही बताता है। जैसे इसके अंदर हमने एक मान लिया एक्स और एक मान लिया वाई। एक्स ये वो है जो भारतीय विदेश के अंदर कार्य कर रहा है, यानी कि कोई भी भारतीय लोग विदेश के अंदर जाके पैसे कमा रहे हैं, उसको हमने एक्स बोल दिया। और कोई विदेशी द्वारा भारत में अर्जित जो आय है, ठीक है, कोई विदेशी कंपनी भारत के अंदर अपना प्लांट लगाकर प्रोडक्ट बना रही है, उसकी इनकम को हमने क्या मान लिया है, वाई। तो यहां पर जो जीएनपी जो निकल के आता है ये क्या आता है, जीडीपी के अंदर हम जोड़ देते हैं किसको, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स क्या है, भारतीय इनकम, और वाई क्या है, विदेशी के द्वारा कमाई हुए भारत के अंदर इनकम। तो इन दोनों को माइनस करना है। तो ये विनोद है, इसने क्या किया, ये चला गया मान लेते हैं जर्मनी के अंदर, ठीक है, और जर्मनी ने इसने कुछ पैसे कमाए और भारत के अंदर भेज दिए 150, ठीक है। उसके बाद में टाटा, टाटा ने भारतीय कंपनी है, इसने कमाए कितने, 800 का काम किया। सैमसंग एक कंपनी है, उसने कितना काम किया, 300। सबसे पहले क्या निकालोगे जीएनपी के लिए, जीडीपी, ठीक है, क्योंकि जो जीएनपी होता है ये किसके अंदर जोड़ना होता है, जीडीपी, जीडीपी के अंदर हमें ये जोड़ना है। तो जीडीपी यहां से निकालेंगे तो जीडीपी कितने हो जाएगी, 800 और 300 1100, कितना हो जाएगा हमारा जीडीपी 1100 प्लस। और हमें क्या करना है इसके अंदर, भारतीय के द्वारा कितने कमाए, 150, यानी कि भारत बाहर से जो पैसे कमा के लेके आए वो तो लेके आए 150 रुपए, ठीक है, बट विदेशी कंपनी ने भारत में कितने कमाए, 300। नुकसान कितने का हो रहा हमें, 150 का। तो 150 इसमें से माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारे पास बच कितना जाएगा, 950। कितना बच जाएगा, 950। आया समझ में? इस तरीके से हमें जीएनपी निकालना होता है। क्या जीएनपी के अंदर हम विदेशी कंपनी की इनकम को काउंट करते हैं? क्यों नहीं करते, ये रही विदेशी कंपनी भारत के अंदर जो है, ठीक है, बट इसके अंदर जीडीपी से अलग क्या है, अगर कोई भारतीय बाहर से पैसा कमा के लेके आ रहा है तो उसको भी हम क्या है, काउंट करते हैं किसके अंदर, जीएनपी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ग्रोस नेशनल। नेशनल का मतलब क्या होता है कि भारत की जितनी इनकम है उसको हम कहते हैं जीएनपी। एक और आएगा आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एक आएगा आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल नेट, कितना नेट है उसके अंदर, ठीक है। तो पहले हम इसको सीख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, जीएनपी। आया समझ में जीएनपी क्या होता है?
अब एक आप बता सकते हो क्या जीएनपी के बारे में? चलो एक बताओ। ठीक है, भारत के अंदर एक कंपनी है जियो, और उस जियो ने भारत के अंदर रुपए कमाए हैं 900। ठीक है, उसके बाद में एक व्यक्ति को मान लेते हैं हम, रामफल। रामफल गया विदेश के अंदर, कहां पर गया? कनाडा के अंदर। तो कनाडा के अंदर जाकर इसने कमाए हैं वहां सर 450 रुपए। ठीक है, एक कंपनी है भारत के अंदर एप्पल, उस एप्पल कंपनी ने भारत के अंदर प्लांट लगाकर उसने जो काम किया है वो किया है 300 का। तो यहां से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जीडीपी कितनी होगी और जीएनपी कितना होगा? जीडीपी पहले बताओ, जीडीपी कितना होगा? 1200। और जीएनपी कितना होगा? पहले क्या लिखेंगे? 1200। जीडीपी के अंदर जोड़ देंगे कितना? 450 में से कम कर देंगे 300, और 450 में से 300 घटाया कितना बच गया? 150। तो कितना बच गया? 1350, इतना बचेगा ना। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब जो जीडीपी है ये कितनी थी? 1200। अब जीएनपी कितना हो गया? यानी कि हमारे देश की शुद्ध जो आय है, ठीक है, यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो कितना हो गया? 1350। अब यहां से आप ये देखो, ये तो था हमारे पास, विदेश का भी था इसके अंदर शामिल। क्या भारतीय बाहर से कमा रहा वो है इसके अंदर? नहीं। तो भारत क्या बताता है? जीडीपी। क्या भारत कभी जीएनपी बताता है? नहीं बताता। अभी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर, विदेश के अंदर काम कर रहे हैं इंडिया के लोग, और सबसे ज्यादा पैसा लेके आ रहे हैं। ठीक है, और जीएनपी हमारी बहुत ग्रोथ कर रही है। आने वाले टाइम के अंदर ये आंकड़ा और बढ़ता जाएगा, अभी धीरे धीरे और क्रेज होता जा रहा है। ठीक है, अभी तो जैसे भारतीय हरियाणा वाले क्या करते हैं, जिस भी चीज के पीछे पड़ते हैं उस चीज को जब तक मिट्टी में ना मिलाते तब तक दम नहीं लेते, है ना। यही हमारी टैगलाइन है। ठीक है, पहले डिप्लोमा के पीछे पड़े, डिप्लोमा को अब कोई नहीं करता। उसके बाद में बीटेक के पीछे पड़े, बीटेक का भी नाश कर दिया। आईटीआई के पीछे पड़े, आईटीआई का नाश कर दिया। बीएससी के पीछे पड़े, बीएससी का नाश कर दिया। +2 नॉन मेडिकल बिल्कुल नाश कर दिया। अब वापसी उसी के ऊपर आगे आर्ट लेके बिल्कुल आराम से है ना पढ़ रहे हैं। तो उसी तरीके से अभी एक नया ट्रेंड जो बनने जा रहा है वो किसका? विदेश का। अब जब तक विदेश वालों को पता नहीं लग जाता कि हरियाणा वाले क्या चीज है, तब तक जाते रहेंगे ना। ठीक है, कनाडा ऑस्ट्रेलिया को तो पता लग गया है ना, तभी उन्होंने क्या कर दिया, 28 लाख होने चाहिए भाई तभी आना। ठीक है, बट इनको नहीं पता है, जब ये अपने वाली पे आएंगे 28 लाख भी ले आएंगे है ना। ठीक है, तो धीरे धीरे ये रूल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग सारे लोग विदेश में जाने का ट्रेंड बन जाता है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसको धीरे धीरे स्ट्रिक्टनेस कर देंगे लोग। ठीक है, अगर विदेश के अंदर हम जाकर पैसा ज्यादा कमा रहे हैं और विदेश से कोई कंपनी भारत के अंदर आ रही है और वो भारत के अंदर कम पैसा कमा रही है, तो बेनिफिट किसके अंदर ज्यादा? हमें भारतीय लोग बाहर से ज्यादा लेके आ रहे हैं, तो इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हरियाणा सरकार ने कुछ एक हरियाणा कौशल निगम के तहत विदेश के अंदर भेजने का एक प्रोजेक्ट लेके आई है। 10,000 व्यक्तियों को बाहर भेजना चाह रहे हैं, है ना, इजराइल के अंदर, दुबई के अंदर और यूएस के अंदर। ठीक है, तो उससे हमें क्या है, एक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। आया समझ में? जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, क्लियर है। अब हम अगला जो बात करेंगे यहां पर कि जो हमारे पास जो हम, ठीक है, जैसे हमने भारत की जो इनकम थी, ठीक है, अभी जैसे पिछला जो क्वेश्चन था इसी में देख लेते हैं। रामफल ने कितने कमाए? 450। और एप्पल ने भारत में कितने कमाए? 300। इन दोनों का अगर हम अंतर लेते हैं तो अंतर कितना आया? 150। और इस 150 को कहा जाता है शुद्ध, इसको कहा जाता है शुद्ध आय। क्या कहा जाता है इसको? शुद्ध आय। ठीक है, तो ये 150 रुपए हम प्लस के अंदर है। ठीक है, यानी कि 150 का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और इसी 150 के प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? शुद्ध साधन आय। क्या कहा जाता है? शुद्ध साधन आय। आपकी एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन से आता है। ये जो 4-5 लाइन लिखी है ना, यहाँ से क्वेश्चन से एक बनता ही बनता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था
ठीक है, भारतीय इनकम में से अगर कोई विदेशी कंपनी की इनकम निकाल दी जाती है तो जो आय बचती है उस आय को क्या कहा जाता है? शुद्ध साधन आय। क्या कहा जाता है? शुद्ध साधन आय। एक और होता है, अगर कोई भी भारतीय लोग विदेश के अंदर गया है, ठीक है, कौन गया है? दिल पे नहीं लेना भाई, ठीक है, अच्छा नहीं है क्या? चलो है, ये ले भाई, मनीष को भेज देते हैं, ठीक है। मनीष कहाँ गया? कुवैत में, ठीक है, खतरनाक सिटी के अंदर भेजते हैं, ऐसे थोड़ी है, ठीक है। कुवैत के अंदर मनीष गया, मनीष ने कितने पैसे कमाए? 500। मनीष ने कितने कमाए? 500। यही भारत के अंदर एक कंपनी आई थी, कौन सी? एप्पल, और इस एप्पल कंपनी ने भारत के अंदर कितने कमाए? 350, ठीक है, मान लेते 350। अब शुद्ध साधन आय कितनी है यहाँ पर? 150। अगर ये कह रहा है कि अगर ये एप्पल कंपनी 350 की वजह से अगर भारत के अंदर ये पूरा 500 का ही काम कर रही है, ठीक है, इसने भी पूरे 500 का काम किया और मनीष ने भी उधर 500 रुपए भेजे घर पे, है ना, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाती है तो उसको कहा जाता है संतुलित अर्थव्यवस्था। ना नुकसान और ना फायदा, है ना, दोनों चीज बराबर है, ना घाटा और ना नफा, दोनों चीजें बराबर है। यहाँ पर आया समझ में? पूछा जाता है जब कोई व्यक्ति विदेश के अंदर चला गया, उसने जहां पर जितनी इनकम कमाई और उतनी ही इनकम भारत के अंदर किसी विदेशी कंपनी के द्वारा कमाई जाती है, तो उन दोनों की अगर इनकम बराबर हो तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? संतुलित अर्थव्यवस्था। ये आज के समय किसी भी देश की नहीं है, संतुलित अर्थव्यवस्था किसी भी देश के अंदर नहीं है आज के समय। उसके बाद में अगर मान लेते हैं मनीष यहां पर कितना कमा रहा है? 500, और एप्पल की जो कंपनी है, इस एप्पल की कंपनी ने कितना कमाया? 350, ठीक है। अब यहां पर जो इनकम है वो ज्यादा किसकी हो रही है? जिस देश का मनीष था, है ना, मान लो पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को ज्यादा प्रॉफिट है ना, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। तो यहां पर मनीष जिस देश का था उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां की जो अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को क्या रहा है? फायदा। उसको क्या कहा जाता है? लाभ वाली अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? ये लाभ वाली, ठीक है। अब कोई भी देश किसके ऊपर काम करेगा? लाभ वाली अर्थव्यवस्था पर काम करेगा कि संतुलित पे काम करेगा? लाभ वाली पे। इसीलिए हरियाणा ने क्या स्टेप लिया है? विदेश के अंदर भेजने का, है ना। अगर हर राज्य 10-10 हजार भेज दे तो हमारी अर्थव्यवस्था तो बहुत स्ट्रोंग हो जाएगी, है ना, ठीक है। बट विदेश वाले तो नहीं उठेंगे ना, हाथ जोड़ेंगे, इनका जाओ तुम। अगर मान लो मनीष ने कमाए 500 और ये इस एप्पल की कंपनी ने 850 कमाए, ठीक है। अब जिस देश का मनीष है उस देश को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना लॉस हुआ? 350, ठीक है। तो मान लेते हैं मनीष भारत का था, तो भारत को यहां पर क्या हुआ? लॉस हो गया। तो इस लॉस वाले को क्या कहा जाता है? हानि की अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? हानि। तो यहां पर क्या कोई देश ऐसा करना चाहेगा? अगर ऐसा होगा तो धीरे धीरे उस देश के ऊपर विदेशियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। ऐसा भारत के साथ हुआ था शुरुआत में। भारत के अंदर क्या हुआ? विदेशी कंपनियां आना शुरू हुई। सबसे पहले ब्रिटेन, पुर्तगाल, डच, डेनिश, ये सारे आए। धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया? यहां पर कोई भारतीय उस समय विदेश में था? नहीं था। धीरे धीरे इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। भारत की व्यवस्था कमजोर होती गई, पहले थी नहीं क्योंकि हम गुलाम हो गए, फिर धीरे धीरे इस तरीके से गुलाम हो जाता है देश, ठीक है। अब पीछे जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेशी कंपनियों को भारत के अंदर इन्विटेशंस के लिए बुलाया था, तब कुछ लोगों ने कहा कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हम गुलाम हो जाएंगे इस तरीके से, क्योंकि विदेशी जो कंपनियां थी उन्होंने भारत के अंदर आकर प्लांट लगाना शुरू किए थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर धीरे धीरे ये अगर एक देश की ज्यादा वर्चस्व हो जाएगा भारत के अंदर, तो हम आने वाले टाइम के अंदर इतिहास को भी रिपीट कर देंगे, यानी कि दोबारा से हम गुलाम हो सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से नरेंद्र मोदी ने कुछ समय बाद में एक और प्लान कहा कि जो मेक इन इंडिया है वो मेक फॉर इंडिया है, यानी कि आप भारत के अंदर आओगे बट भारत के लिए चीज बनाओगे, ठीक है। तो इसलिए भारत के अंदर चीज बनाई जा रही है और उसके ऊपर लिखा जाता है मेक इन इंडिया, ठीक है। आप देखते हो कि आजकल लगभग चीजों के ऊपर मेक इन इंडिया आने लग गया है, ठीक है। तो वो भारत के अंदर काम करते हैं। कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, जब भी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो उसके अंदर लूज कर दिए जाते हैं। अगर अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है तो इनकी जो शर्तें होती है, विदेशी कंपनी भारत के अंदर आती है, उन शर्तों को टाइट कर दिया जाता है, कठोर कर दिया जाता है कि धीरे धीरे आए ना। ऐसे टेस्ला कंपनी थी, एंट्री नहीं मिली उसको भारत के अंदर, ठीक है, क्योंकि सरकार ने बोला कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है।
अब प्रॉफिट उन्होंने दिया नहीं इतना, ठीक है, बोला 100% तुम्हारे ऊपर टैक्स ठोपेंगे हम, ठीक है, तो टैक्स बढ़ा दिया जाता है इनके लिए, ठीक है, इनको डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, बोला कोई नहीं लगा लो, आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ये हमारी पॉलिसी है, ये कुछ नहीं बोलते, वापसी चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। अगला आता है, अगर मनीष विदेश में गया ही नहीं, है ना, विदेश में जाना, फाइल रिजेक्ट होगी, सरकार ने क्या है पॉलिसी कैंसिल कर दी कि विदेश में कोई नहीं जा सकता, और दूसरी बोला कोई भी विदेशी कंपनी भारत के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, दोनों तरफ से इनकम जीरो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि क्लोज इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कौन सी इकोनॉमी, क्लोज। बंद अर्थव्यवस्था का जो एग्जाम्पल है, एक देश है जिसको हम कहते हैं उत्तरी कोरिया, ठीक है, जानते हो किंग जोंग, बड़ा ही खतरनाक है ना, ठीक है, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, बंद अर्थव्यवस्था, ना तो उस देश के अंदर कोई जा सकता, ना उस देश का कोई भी देश के अंदर जाता, ना वो आयात करते, ना वो निर्यात करते हैं। अब धीरे धीरे आयात निर्यात भी करना शुरू कर दिया उस देश ने भी, ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ज्यादा समय तक चल नहीं पाती, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो कुछ ही देशों के अंदर धीरे धीरे ये भी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, समाप्त होती जा रही है, ठीक है। अब कहा जाता है कि जो जीडीपी और जीएनपी दोनों इक्वल किस केस के अंदर होगी, जीडीपी और जीएनपी ये दोनों जो इक्वल होती है, ये किस केस के अंदर होती है, जब या तो संतुलित हो, यानी कि जितना हम विदेश से पैसा लेके आ रहे हैं, जितना विदेशी कंपनियां भारत के अंदर कमा रही है, वो अगर बराबर हो तो तब भी क्या है, जीडीपी और जीएनपी इक्वल होता है। एक और केस कौन सा होता है, ठीक है, जब कोई भी विदेश में ना जा रहे, ना विदेशी कंपनी उस देश के अंदर आ रही है, तब भी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है आपकी, बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि उसमें जीडीपी और जीएनपी दोनों क्या होते हैं, इक्वल, क्या होते हैं, दोनों के दोनों इक्वल। आ रहा है समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपी जीएनपी निकाल दोगे, बता दोगे कब कौन सी शुद्ध साधन आय होती है, कौन सी होती है शुद्ध साधन आय, प्रॉफिट होता है तो लाभ वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी ना। भारत जो कमा रहा है और विदेशी कंपनी जो कमा रही है, उन दोनों का अंतर, उसको हम कहते हैं शुद्ध साधन आय। क्या कहते हैं उसको, शुद्ध साधन आय। क्या कहते हैं उसको, शुद्ध साधन। केवल भारत की नहीं है, ये अलग अलग देशों की भी हो सकती है, पाकिस्तान के भी बहुत सारे विदेश के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी भी हो सकती है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव भी, ठीक है, प्लस में भी जा सकती है और माइनस में भी जा सकती है, शुद्ध साधन आय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर जीडीपी तथा जीएनपी का जो अंतर होता है, इस अंतर को क्या कहलाते हैं, निकाल के बताओ, क्या कहेंगे, ठीक है। जो जीडीपी है, इस जीडीपी के अंदर क्या विदेश वाली को हम काउंट करते हैं, आय को करते हैं, क्या भारतीय विदेश से कमा के लेके आए उसको काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। तो जो जीएनपी होता है, इस जीएनपी के अंदर क्या क्या आता है आपका, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है, भारतीय के द्वारा विदेश में कमाया, वाई क्या है, विदेशी कंपनी भारत के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम अंतर लेते हैं, तो इसके अंदर से अगर हमने क्या कर दिया, जीडीपी निकाल दी, ठीक है, अंतर लेना ना, जीडीपी और जीएनपी का अंतर लेना है। तो जब अंतर लेना है तो यहां से हम इन दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं। ये पहले वाली क्या है हमारी, जीएनपी, ये क्या है, जीएनपी, ये क्या है, जीडीपी। माइनस प्लस का घट गया, बच गया क्या हमारे पास, x माइनस वाई। और इस x माइनस वाई को हम क्या कहते हैं, शुद्ध साधन आय। क्या कहा जाता है इसको, शुद्ध साधन आय कहलाता है। यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, जीडीपी और जीएनपी के अंतर को क्या कहा जाता है, शुद्ध साधन आय। या फिर आपको सीधा दे देगा शुद्ध साधन आय किसको कहते हैं, नीचे दे देगा जीडीपी प्लस जीएनपी, जीएनपी प्लस मतलब ये दे देगा आपको एनएनपी जोड़ देगा बीच के अंदर। ये क्वेश्चन एचएससी के अंदर पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर खोल के देखोगे तो वहां से आपको पता भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस होता है दोनों का, जिसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध साधन आय। क्या कहा जाता है, शुद्ध साधन आय कहा जाता है। चलिए अगला आता है हमारा एनएनपी, जिसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब जैसे मान लो कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट का जो मूल्य होगा, एक मान लो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई टूट फूट हो जाती है ना, जिसको मान लो कई बार कहते हैं स्क्रैच वाला है प्रोडक्ट, देखा है कभी है,
स्क्रैच हो जाते हैं। जैसे मान लो हम ये बोर्ड लेके आ रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर मान लो स्क्रैच लग गया, क्या इसकी जो नेट इनकम है क्या वो मिल पाएगी? उसको नहीं मिल पाएगी ना। हम तो कहेंगे बेटा हम तो पूरे पैसे दे रहे हैं, है ना, हम तो कहेंगे पूरे पैसे दे रहे हैं, स्क्रैच वाली चीज क्यों ले लोगे? है ले लोगे? हम स्क्रैच वाली तुम्हें किताबें दे ले लोगे? कोई बीच से पेज फट रहा है, कोई बीच से गायब भी है, ले लोगे? है पेज मुड़ा ही नहीं लेते तुम तो, है ना। तो वही जो चीजें होती है, ठीक है, अगर उनको निकाल दिया जाए, ठीक है, अगर उनको क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो क्या बच जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बच जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। क्या होता है? देश का सबसे शुद्ध पैसा। जीएनपी में से क्या करना है? मशीन की टूट फूट या घिसाव के ऊपर जो इनकम है या जो खर्चा है उसको घटाने के बाद में जो हमारे पास बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एनएनपी। क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अब एनएनपी निकालने का तरीका क्या होता है? जीएनपी में से क्या घटा दें? डेप्रिशिएट नहीं कहेंगे इसको, मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन कहते हैं क्या मूल्यह्रास को इंग्लिश में? ठीक है, यहां पर जो मूल्यह्रास है यानी कि जिसका मूल्य कम हो गया हो, ठीक है, और उस मूल्य को निकाल दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे फिर? एनएनपी। क्या कहेंगे? एनएनपी। जैसे टाटा कंपनी कितना काम किया? 800 का, ठीक है, ये अच्छा रामफल था, कितना काम किया इसने विदेश में? 150। एलजी कंपनी ने कितना? 300। अब जो नुकसान हुआ था वो कितने का हो गया? 50। नुकसान कितने का हुआ? 50। तो यहां से जो जीडीपी है, ये जीडीपी निकालेंगे तो जीडीपी कितना हो जाएगा? 800 और 300 1100। क्या रामफल का जोड़ेंगे जीडीपी में? क्या मूल्यह्रास को जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। अगला जीएनपी कितना हो जाएगा? जीएनपी के अंदर क्या करेंगे? सारे जोड़ेंगे, 800 300 1100, और इस 1100 में से कितना और कम करेंगे? 150, क्योंकि हमारे पास इनकम कितनी आई थी? 150। विदेशी कंपनी ने कितने कमाए? 300। अंतर लेंगे दोनों का 150, और 150 और निकाल देंगे किस में से? 1100 में से। तो कितना बच गया? 950। तो आपका ये जो जीएनपी है ये कितना हो गया? 950। अब हमें एनएनपी निकालना है। तो एनएनपी क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? जीएनपी। ठीक है, हमने निकाल लिया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकाल लिया। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकाल के उसमें से किसको घटा देंगे? मूल्यह्रास। यानी कि इतने का हमें क्या हुआ था? नुकसान हुआ था। उसको नुकसान को निकालने के बाद में हमारे पास जो बच जाएगी इनकम वो कितनी आ जाएगी? 900। कितनी बच जाएगी? 900। तो एनएनपी हमारा कितना हो गया? 900। नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है हमारा ये कितना हो गया? यहाँ से 900। आया समझ में? इसके अंदर से हमें क्या निकालना होता है? मूल्यह्रास। यानी कि जिसकी वैल्यू कम हो गई है उसको यहां से हम क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल नेट बच गई, एक्यूरेट जिसको कहते हैं। हम कई बार पूछते हैं ना, बेटा कितना कमा लेता है? हाँ 40-50 हज़ार कमा लेते हैं। हम पूछते हैं बेटा नेट बताओ कितना कमा, एग्जिट बताओ कितना कमा लेते हैं। तो ये वो नेट है। ठीक है, अगर आपको वाकई के अंदर इंडिया की ग्रोथ देखनी है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट देखो आप इंडिया की कितनी है पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर। अगर ये बढ़ती जा रही है तो इंडिया क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रोथ। क्यों घाटे में क्यों लेके जा रही है इंडिया को? अच्छा डेवलप बोला है क्या? मैंने सोचा डेप्रिशिएट बोल रहे हो, घाटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? ग्रोथ कर रहे हैं। तो ग्रोथ क्या जीडीपी से हम पता लगा सकते हैं कि भारत ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें एग्जैक्ट हमारी इनकम का नहीं पता है। ठीक है, विदेशी कंपनी अगर भारत के अंदर आकर ज्यादा कमाने लगी तो हमारी जीडीपी क्या है? बढ़ती जाएगी ना। ठीक है, यही पॉलिटिशियंस करते हैं, मतलब हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन हो गई है। ठीक है, उनको पूछ ले जीडीपी होती क्या है ना। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री का तो बयान देखा ही होगा आप लोगों ने, है इसका, शिक्षा मंत्री का। ठीक है, अब जीएनपी और एनएनपी का अगर हमें डिफरेंस निकालना पड़े तो इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? मूल्यह्रास। ठीक है, एनएनपी अभी हमने निकाला था। एनएनपी का फार्मूला क्या होता है? जीएनपी। और जीएनपी में से माइनस क्या करेंगे? मूल्यह्रास। डेप्रिशिएट माइनस कर देंगे, यानी कि जितना घाटा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास अगर जीएनपी को और इसमें से घटाना हो तो यहां से माइनस कर देंगे जीएनपी। तो यहां से ये कट जाएगा, बच गया क्या हमारे पास है? मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन। ये भी आपका क्वेश्चंस पूछने लायक है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है।
अब थोड़ा सा कुछ डाटा कर लेते हैं, ये होता क्या आता है। किसी भी देश का जो जीवन स्तर है, ठीक है, दर्शाने का सबसे अच्छा जो माध्यम है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जिसको हम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम सबसे अच्छा होता है, उसी से पता लगता है कि कंट्री कितना डेवलप कर रहा है, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एनएनपी के ऊपर, ठीक है। देश की प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, जीडीपी, है ना। हर बार बोल देंगे हमारी जीडीपी 4 लाख होगी। अब नरेंद्र मोदी ने कहा है 2025 के अंदर हमारी जीडीपी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। नरेंद्र मोदी ने कितना टारगेट रखा है जीडीपी के लिए, 5 ट्रिलियन। कितने का, 5 ट्रिलियन का यहाँ पर टारगेट रखा है कि 2025 के अंदर हम 5 ट्रिलियन जीडीपी कर लेंगे, ठीक है। और आने वाले कहा जाता है कि 2050 तक जो भारत है ये तीसरे पायदान के ऊपर पहुंचेगा जीडीपी के अंदर, ठीक है। 2050 तक ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो कब तक कितना डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मूल्य के आधार पर भारत की जो जीडीपी है वो कितने स्थान पर है, 6ठे, और प्रथम स्थान पर कौन है, अमेरिका है, ठीक है। चलो, वस्तु का जो मूल्य है उसके उत्पादन लागत पर निर्भर करता है, किसके ऊपर, उत्पादन लागत, ठीक है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है इसको समझते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी लागत आ रही है, ठीक है, सारी वो जो चीजें होती है उसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट। उसके ऊपर टैक्स लग गया, टैक्स लगने के बाद में उसको हम क्या कह देंगे, एमआरपी, ठीक है। एमआरपी मार्क्ड रिटेल प्राइस। भारत के अंदर जो चीजें हैं वो किसके ऊपर बिकती है, एमआरपी, ठीक है। अगर आप अमेरिका या कनाडा के अंदर चले जाते हो, दूसरे देशों के अंदर, वहां पर कोई एमआरपी नहीं होता, ठीक है। माथा दे के टिक्का निकालते हैं, ठीक है, 200 की तो 200 की, 300 की तो 300 की, ठीक है। एमआरपी के ऊपर काम नहीं करते। जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वहां पर कोई एमआरपी नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर एमआरपी पे कोई चीज ज्यादा महंगी दे देगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, ठीक है। कहाँ चले जाते हैं, कंज्यूमर। बहुत सारे देशों के अंदर एमआरपी है ही नहीं, ठीक है। अब सरकार क्या करती है, मान लो किसी चीज का एमआरपी ज्यादा हो गया, अभी पीछे डीएपी या यूरिया का एमआरपी क्या बढ़ा दिया था, एकदम से ज्यादा कर दिया, किसानों ने विरोध किया, विरोध करने के बाद में सरकार ने क्या कर दिया, इसको कम किया एमआरपी को। और कम किससे करेंगे, क्या करेंगे, सब्सिडी। सरकार कहेगी हमने इतनी सब्सिडी दे दी है, ठीक है, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, एमआरपी क्या हो जाएगा, कम। सब्सिडी बोल दो, डिस्काउंट बोल दो, है ना। 4 चीजें खरीदोगे तो 10 उसके साथ फ्री मिलेगी, है ना, उसी तरीके का सब्सिडी होता है, ठीक है। सरकार क्या करेगी, छूट दे देगी, और उसी को हम क्या कहते हैं, सब्सिडी, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्सिडी। तो मेन जो ओरिजिनल जो प्राइस होता है वो कौन सा होता है, फैक्टर कॉस्ट। ओरिजिनल प्राइस क्या होता है उसका, फैक्टर कॉस्ट। अभी इसी फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर प्रॉफिट वगैरह सारी चीज मिला दी जाए और उसमें टैक्स जोड़ दिया जाए और सब्सिडी माइनस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एमआरपी। क्या हो जाएगा वो आपका, एमआरपी। अब जो जीडीपी है ये हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है, एमआरपी। किसके ऊपर निकाला जाता है, एमआरपी, यानी कि इसके अंदर टैक्स जोड़ दिया जाता है। चीजें महंगी कब होती है, जब उनके ऊपर टैक्स लग जाए। कभी भी देखना, अगर जैसे ये एसी खरीदा है, इसके ऊपर 18% जीएसटी है, इसकी जो कॉस्ट है, खुद की कॉस्ट है 30,000 से भी कम, 25,000 के आसपास, इसके ऊपर टैक्स लगा कर 18% जीएसटी लगाने के बाद ये लगभग 40,000 के आसपास होगी, ठीक है। तो जीएसटी ज्यादा है, ठीक है, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है। जितनी भी लग्जरी चीजें होती हैं उन सारी लग्जरी चीजों को 18% जीएसटी के अंदर रखा गया है जी। हाँ 28% है, सॉरी भाई, 18 नहीं 28% है लग्जरी चीजों के ऊपर। थोड़ी सी नीचे आ जाएंगे तो उनके ऊपर 18% है, ठीक है, 28% है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए महंगी हो जाएगी, ठीक है। ये बोर्ड है, जीएसटी लग के 2 लाख का हो गया, मजाक नहीं है, ठीक है, बिल देख लेना इसका, ठीक है। जीएसटी लगने के बाद महंगा हो गया। अगर मान लो जीएसटी ना पे करना पड़े तो चीजें क्या हो जाएगी, सस्ती। अगर टैक्स ना पे करना पड़ा तो क्या हो जाएगी, मार्केट के अंदर महंगाई कम, ठीक है, क्या हो जाएगी, महंगाई कम। ये बाजार को संतुलित करने के लिए टैक्स लिया जाता है, ठीक है। बाजार के अंदर ना महंगाई हो, ठीक है, एक संतुलित चीजें चलती रहे, इसलिए टैक्स लगाते हैं। तो जीडीपी हमेशा किसके ऊपर रखता है, मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जीडीपी हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर मिलता है, ठीक है। सरकार द्वारा जो टैक्स जोड़कर क्या कर दिया जाता है, इसको महंगा, और सब्सिडी जोड़कर क्या कर दिया जाता है, सस्ता।
तो जीडीपी जो मार्केट प्राइस पर होता है तो वो जीडीपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर है। किसको जोड़ देंगे हमें, टैक्स को, और घटा देंगे किसको, सब्सिडी को, तो वो क्या निकल के आएगा, मार्केट प्राइस। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पे जो जीडीपी होती है वो क्या होती है, जीडीपी आपका फैक्टर कॉस्ट के ऊपर भी काउंट होती है, जो कि एग्जैक्ट निकल के आती है। तो जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, मार्क प्राइस के ऊपर क्या कर देंगे, पहले क्या जोड़ा था हमने, रेट को बढ़ाने के लिए क्या जोड़ा, टैक्स। अब रेट को कम करने के लिए क्या कर देंगे, टैक्स कम। उधर हमने क्या है, सब्सिडी दी, क्यों, रेट ज्यादा हो गया था, तो रेट को कम करने के लिए क्या दी, सब्सिडी। और यहां पर वापसी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या कर देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे। तो यहां से क्या निकल के आएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। क्या निकल के आएगा यहां से, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो जो जीडीपी निकालते हैं एक्चुअल में वह कौन सा, नॉमिनल जीडीपी न होकर रियल जीडीपी होता है, जो किसी बेस ईयर पर निर्भर करता है। अब दो तरीके की जीडीपी होती है, जो हमने ये फैक्टर कॉस्ट और मार्क प्राइस पे निकाला है, तो ये जो जीडीपी होती है दो टाइप की, एक तो होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। ठीक है, एक होता है नॉमिनल और एक क्या होता है आपका, रियल। अब पहले हम नॉमिनल जीडीपी को देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जो चालू वर्ष होता है, चालू वर्ष का मतलब होता है करंट ईयर। ठीक है, ये वो वर्ड नहीं है चालू जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, चालू का मतलब होता है यहाँ पर करंट है, करंट का जो साल चल रहा है उसी के मूल्य पर निकाला जाता है नॉमिनल जीडीपी। जो रियल जीडीपी होता है वो उसके अंदर बेस ईयर के ऊपर निकाला जाता है। जैसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन से आता है, अभी बेस ईयर कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, सॉरी 2011 चल रहा है। बेस ईयर क्या चल रहा है अभी, 2011। इसको चेंज करने वाले थे, बीच में कहा था इन्होंने चेंज करेंगे, शायद अभी तक नहीं किया हो। ठीक है, इसको चेंज करेंगे आगे आने वाले टाइम के अंदर। अभी बेस ईयर क्या चल रहा है, 2011। ठीक है, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होता है, वित्त मंत्रालय, वो इसको डिसाइड करता है कि कौन सा बेस ईयर होता है। बेस ईयर लिया जाता है जिसके अंदर ना ज्यादा महंगाई हो ना ज्यादा सस्ती हो। ठीक है, बीज की जो उनको लगे कि यहाँ पर ठीक टाइम पे हमने ग्रोथ करी है। ठीक है, तो बीज का एवरेज निकालकर उसको बेस ईयर मान लिया जाता है। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में इसको भी चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की क्या की जाती है, गणना। ठीक है, जो गणना की जाती है बाजार मूल्यों पर की जाती है, किसके ऊपर, बाजार मूल्यों के ऊपर, यानी कि जो मार्क प्राइस होता है उसी के ऊपर, उसे क्या कहते हैं हमें, नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी हमेशा क्या होती है, अधिक। ठीक है, और इसमें क्योंकि इसमें क्या होती है, मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई। क्या होती है इसके अंदर, महंगाई। नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या होती है, प्रोडक्शन वैल्यू को नहीं देखा जाता, यानी कि जो प्रोडक्ट हम उत्पाद कर रहे हैं उसको नहीं देखते इसके अंदर। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी उस साल के किसके ऊपर निकाला जाता है, प्राइस। अब जैसे देखो ये एक टेबल बनी हुई है, इसके अंदर इधर हमने ले लिया ईयर, यहां पर हमने एक प्रोडक्ट उठा लिया पेंसिल। ठीक है, यहां पर 5 रुपए, यहां पर 6 रुपए की पेंसिल थी, यहां पर 7 रुपए की, यहां पर 10 रुपए की, यहां पर 15 रुपए की। धीरे धीरे बढ़ रहा है ना पेंसिल का रेट। जब आप छोटी क्लास में थे पेंसिल कितने रुपए की आती थी, अब कितनी आती है, बढ़ रहा है ना रेट, है टाइम टू टाइम रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये था हमारा प्राइस। अब ये है प्रोडक्शंस। पहले 20 पेंसिल का उत्पाद किया, उसके बाद में 19 बनाई, फिर 18 बना दी, फिर 15 और फिर 14। तो ये यहाँ पर प्रोडक्शंस को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, नॉमिनल जीडीपी। क्या आ रहा है यहाँ पर, नॉमिनल जीडीपी। जो ये नॉमिनल जो जीडीपी होता है, ठीक है, ये किसके ऊपर काउंट करते हैं हम, करंट ईयर, चालू वर्ष। चालू वर्ष कौन सा है यहाँ पर, 2011। तो 2011 में कितनी पेंसिल बनी, 5, और प्रोडक्ट कितनी बनाई, 20। तो टोटल कितना हो गया, गुणा कर देंगे, यानी कि टोटल हमारे पास जो कॉस्ट आई है वो कितनी आ गई, 100। यही करते हैं ना जीडीपी के अंदर, क्या करते हैं, एक देश की सीमा के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उन प्रोडक्ट का मूल्य क्या होता है हमारा, जीडीपी होता है। तो देश के अंदर कितनी, 5 रुपए के हिसाब से कितनी पेंसिल बना दी, 20। तो टोटल जीडीपी कितना हो गया, 100। अगले साल में 6 रुपए, महंगाई बढ़ गई, 1 रुपया और हो गया। ठीक है, तो 6 रुपए की पेंसिल बनाई कितनी, 19। अगर महंगाई बढ़ी है तो कॉस्ट भी तो ज्यादा आ रही है ना उसके ऊपर है। तो टोटल यहां पर हमारी जीडीपी कितनी होगी, 114। गुणा कर दिया, 19 छिक्का 114। अगले साल 2020 के अंदर 7 पेंसिल बनाई, कितने रेट पर, 18 पर। तो टोटल कितनी जीडीपी होगी यहाँ पर, 126। ये हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट को उठाया, सारे प्रोडक्ट काउंट होते हैं जीडीपी के अंदर। जितने भी प्रोडक्ट देश की सीमा के अंदर बनते हैं, छोटे से छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर काउंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 10 बने प्रोडक्ट,
सॉरी 10 के रेट से कितने 15, तो यहाँ पर रेट कितना टोटल जीडीपी 150, यहाँ पर कितने 15 के हिसाब से 14, तो यहाँ पर जो जीडीपी है वो कितनी होगी 210। अब जीडीपी क्या है लगातार बढ़ रही है ना, जीडीपी क्या है लगातार बढ़ती जा रही है, यहाँ पर जो जीडीपी है ये क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। अगर असल के अंदर देखा जाए तो ये जीडीपी नहीं बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है महंगाई बढ़ रही है। देखो यहाँ पर रेट बढ़ रहा है ना हर साल, इधर से क्या कर रहे हैं प्रोडक्शंस को कम कर रहे हैं, बट रेट तो क्या है हर साल क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। पहले कितने से शुरू हुए 5, और नर्सरी क्लास में तुम्हें 5 रुपए की पेंसिल मिलती थी, आज आपको पेंसिल मिल रही है 15 रुपए की। क्या महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ठीक है, असल में जो जीडीपी ये कह रहे हैं कि हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन हो गई है, तो इसका मतलब क्या है महंगाई बढ़ रही है। आप लोगों को क्या बनाया जा रहा है उल्लू बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है उल्लू। ठीक है, तो वास्तव के अंदर जीडीपी क्या हो रही है बढ़ रही है। अगली क्लास के अंदर हम सीखेंगे रियल जीडीपी। ठीक है, ये रियल जीडीपी अगली क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई।